साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के इस तीसरे वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, हमने इसके बारे में जाना था। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, लर्निंग प्रोसेस को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट्स करती हैं और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो लर्निंग की जो प्रोसेस हम लोगों ने लर्निंग के बारे में पूरा जाना है, और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी ऑफ लर्निंग हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं टॉपिक, उससे पहले की दो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें जो टर्म्स आ रही हैं उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो जो लर्निंग प्रोसेस थी वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। दिखने में जितनी सिंपल और जितनी इसकी डेफिनेशन दी गई कि व्यवहार में परिवर्तन है, ऐसा इतना आसान नहीं है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है इसे साइकोलॉजी में। तो कई शिक्षाविद हमारे जो थे, कई साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने क्या करा कि इसको ये प्रूफ करने की लर्निंग प्रोसेस होती कैसे है, इसके संबंध में कई सारी थ्योरीज दी गई थी। तो उन्हीं की थ्योरीज़ को आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वैसे तो कई सारे शिक्षाविदों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन मेनली जो हमारे सिलेबस में 4 या 5 थ्योरी उसको कवर करेंगे। और थ्योरी ऑफ लर्निंग के वीडियो को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में बना दिया, जिससे कि इन थ्योरीज़ को आपको समझने में आसानी होगी। तो आज थ्योरीज ऑफ लर्निंग के इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, थ्योरीज ऑफ लर्निंग का पार्ट 1। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इस थ्योरी को कहा जाता है। इस थ्योरी को रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पावलोव, तो जो पावलोव जी थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस आर इंटरकनेक्टेड। मतलब अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन या उत्प्रेरक जो होते हैं और अनुक्रिया ये आपस में संबंधित होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। लेकिन उससे पहले जो कई सारी टर्म्स आ रही हैं इसमें, जैसे कि स्टिमुलस आया है ना, कंडीशन, रिस्पॉन्स, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली टर्म होती है उद्दीपन और रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में आपको पहले ही बताया था मैंने दूसरे वीडियो में कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया क्या होता है। उद्दीपन वे कारक होते हैं जो हमारी संवेदी अंगों को क्रियाशील कर देते हैं, और इन संवेदी अंगों के क्रियाशील होने के कारण मस्तिष्क से जो निर्देश प्राप्त होते हैं अंगों को, उसके द्वारा जो भी कुछ ये अंग कार्य करते हैं वो प्रतिक्रिया कहलाता है ना। ये अंदरूनी भी हो सकता है ये रिस्पॉन्स, और बाह्य भी हो सकता है जो हमें दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टर्म अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। स्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक अनुक्रिया। आमतौर पर बोला जाए तो ये उद्दीपन और प्रतिक्रिया ही है, लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स को अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के रूप में यूज़ करा गया है। स्वाभाविक उद्दीपन वो उद्दीपन होंगे जिनके एवज में स्वाभाविक क्रियाएं या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए कि एक रसगुल्ला रखा हुआ है प्लेट में और आपको भूख लगी हुई है, नहीं भी लगी हुई है मान लीजिए, तो आपको उसको रसगुल्ला देखकर लालच आएगा खाने का। और मैं बात करूँ डीप में, तो एक छोटा बच्चा है, एक रसगुल्ले को देखता है, उसको देखकर उसके मुंह में पानी आता है, उसको देखकर उसके मुंह में लालच आता है, जीभ बाहर आ जाती है। तो ये क्या है, रसगुल्ले को देखकर ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। रसगुल्ले को देखकर मुंह में से पानी निकलना, जीभ बाहर निकलना बच्चे की लालच के कारण, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन क्या वही बच्चा ये किसी दूसरी चीज़ को देखकर पड़ेगा? कहीं बाहर अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो क्या उसको देखकर ऐसी प्रतिक्रिया करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। तो ये क्या है कि इसके साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी हुई है। जो स्वाभाविक उद्दीपन है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, वैसी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होगी। तो उन उद्दीपकों को जिनसे स्वाभाविक अनुक्रिया होगी उन्हें कहा जाएगा स्वाभाविक उद्दीपन, और उसके एवज में जो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया हो रही है उसे कहा जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया। इसके बाद 2 टर्म्स की बात और यहाँ पर आएगी, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये क्या बोलता है कि आपने किसी ऐसी चीज़ के साथ अनुबंध बना दिया जिसका उस प्रतिक्रिया से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। एक अनुबंध या अनुकूलन के तौर पर वो उद्दीपन उस प्रतिक्रिया के साथ संबंधित हो गया है सीखने के लिए, तो उसे कहा जाता है कंडीशनड स्टिमुलस या अस्वाभाविक या अनुकूलित उद्दीपन। और इसके साथ जो प्रतिक्रिया होगी वो प्रतिक्रिया वही होगी जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया थी, लेकिन चूंकि वो अब इसके साथ जुड़ गई है इसलिए हम उसे अस्वाभाविक या अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं। तो पावलोव जी ने अपनी थ्योरी में जो मेन बात यही करी थी कि अस्वाभाविक उद्दीपनों के कारण स्वाभाविक अनुक्रिया का होना ही
कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहलाता है। कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपन या अनुकूलित उद्दीपनों के कारण स्वाभाविक अनुक्रिया का होना ही ये जो है वो कहलाता है कौन सा? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। यही इन्होंने इस थ्योरी में कहा और इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। तो आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो पावलोव जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कुत्ते को यूज़ करा। उन्होंने एक कुत्ते को एक बॉक्स के अंदर बांधकर कुछ जो उन्होंने अरेंजमेंट लगाया था उस बॉक्स के अंदर उस कुत्ते को बांध कर रखा और उसके सामने खाना रखा, उसको खाना दिया जाने लगा। नॉर्मल प्रोसेस था जैसा कि आप डायग्राम 1 में देख रहे हैं। तो क्या होता है, कुत्ता जैसे खाने को देखता है उसकी लार टपकने लगती है। एक स्वाभाविक क्रिया है, कोई भी जानवर खाना देखेगा, कुत्ता खाना देखेगा, उसको भूख लग रही है तो उसकी लार टपकेगी। तो ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया हुई खाने को देखकर। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लाइन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि कुत्ते को जैसे खाना दिया गया, खाना जैसे सर्व करा गया तो उसकी लार टपकी, सलाइवा मतलब लार टपकी। तो यहाँ पर जो खाना है वो क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक, वो कारक है जिसके कारण लार टपकना है। स्वाभाविक उद्दीपन, माफ कीजिएगा, स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक उद्दीपन। अनकंडीशनड मतलब स्वाभाविक, जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक उद्दीपक है यहाँ पर खाना, जिसके कारण लार टपकी, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होना है। तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। दूसरे केस में आपने देखा कि उस कुत्ते के सामने घंटी बजाई जा रही है और कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि घंटी यहाँ पर घंटी का कुत्ते की लार टपकने के साथ या कुत्ते की प्रतिक्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, लार टपकने की प्रतिक्रिया के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या करा? पहले बेल बजाई और उसके बाद कुत्ते को खाना दिया। ऐसा कई दिनों तक करा। पहले घंटी की आवाज़ सुनाई दी गई, उसके बाद कुत्ते को खाना परोसा गया। अगेन खाने को देखकर कुत्ते की लार टपक रही थी। अच्छा, उन्होंने अपने बॉक्स में ये सब अरेंजमेंट कर रखे थे कि लार की मात्रा कितनी निकल रही है क्या, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर उनको अपना प्रयोग प्रूफ करना था। तो थर्ड जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेल बजाई गई, बेल बजाने के बाद कुत्ते को खाना दिया गया और कुत्ते की लार वही खाना देखकर लार टपकेगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेल को था एक कंडीशन रिस्पॉन्स डाला हमने, जानबूझकर यहाँ बेल को इंट्रोड्यूस करा है, कंडीशन बनाई है कि हम पहले बेल बजाएंगे और उसके बाद ही खाना दिया। तो बेल यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस बना। ठीक है, फूड वही है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस और लार का टपकना जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। इसके बाद ये प्रयोग कई दिनों तक चला गया। इसके बाद क्या हुआ? एक दिन घंटी बजाई गई लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया गया, लेकिन देखा गया कि कुत्ते की लार फिर भी टपकी है। तो इस केस में जब कुत्ते की लार केवल घंटी बजने से ही टपक रही है, माफ़ कीजिएगा यहाँ फूड ना होकर ये बेल होना चाहिए था, ये बेल है। ठीक है, तो जब बेल बजाई, बेल के कारण भी कुत्ते की सलाइवा निकल गई और उन्होंने उसको मेजरमेंट करके पाया कि उस केस में जबकि खाने के सामने कुत्ते की लार निकलती है और घंटी बजाने के बाद इस प्रयोग को दोहराने के बाद लार की जो मात्रा है वो बराबर या उससे ज़्यादा या लगभग वही निकली। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ करा कि ये जो बेल है जिसको हम लोगों ने बोला कंडीशनड स्टिमुलस, ये माफ़ कीजिएगा अनकंडीशन नहीं, कंडीशनड स्टिमुलस है। तो ये जो बेल है आपका जो कंडीशनड स्टिमुलस है उसके कारण भी लार का निकलना होता है, जो कि आपका है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं इस केस में इसको। तो ये इन्होंने प्रूफ कर दिया कि कंडीशन रिस्पॉन्स के द्वारा भी हम कंडीशनड स्टिमुलस के द्वारा भी हमारी कंडीशन रिस्पॉन्स या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। इसको उन्होंने प्रूफ करके बताया और सीखने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब बात करते हैं कि पावलोव जी के एक्सपेरिमेंट से संबंधित हमसे क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सबसे जटिल क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं कि पावलोव जी ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें स्टिमुलस कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फूड है वो क्या है अनकंडीशनड स्टिमुलस और बेल है वो है कंडीशनड स्टिमुलस, ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, बेल है वो है कंडीशनड स्टिमुलस जिसको बोलेंगे अनुकूलित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक। खाना क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। लार का टपकना क्या है? ये अस्वाभाविक अनुक्रिया भी है और स्वाभाविक अनुक्रिया भी है। आप अगर किसी भी ऑप्शन में पूछा जाए अनुक्रिया दोनों ही केसेस में क्या होगा? लार का टपकना या सलाइवा होगा। तो ये पावलोव जी का एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था। ये जो हुआ है यहाँ पर पीपीटी बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको मैंने क्लियर करा है। यहाँ पर भी आप रखेंगे बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, अनकंडीशन नहीं, वो है कंडीशनड स्टिमुलस। तो आई होप कि पावलोव की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। और भी बात करेंगे इसके बारे में आगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरी थ्योरी जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको बोला जाता है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इसे प्रपोज करा था एडवर्ड ली
थॉर्नडाइक जी ने इसको प्रपोज करा था। ठीक है, उन्होंने बताया कि लर्निंग का मतलब है कनेक्शन। ये कनेक्शन किस किस चीज़ों का होगा? स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन ही लर्निंग कहलाता है। ठीक है, इन्होंने इन दोनों के बॉन्ड के बारे में भी बात करी थी, इसीलिए इसे थ्योरी ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने किस जानवर पर एक्सपेरिमेंट करा? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर करके अपनी थ्योरी को प्रूफ करा था। ठीक है, इनकी थ्योरी में इन्होंने बताया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपस में कनेक्शन होते हैं और इनका प्रॉपर कनेक्शन बनाया जाए एसोसिएटिव वे में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके प्रॉपर कनेक्शन से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, जिससे कि अधिगम या सीखना होता है, जिसके बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो थॉर्नडाइक जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा बिल्ली पे करा, उन्होंने इस तरीके का एक बॉक्स में बिल्ली को बंद करा। इस बॉक्स को पजल बॉक्स का नाम दिया। ठीक है, और इसमें बॉक्स की दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने कहीं फूड रख दिया था जो बिल्ली देख सकती थी। ठीक है, यहाँ पर फूड इन्होंने मछली रखी थी, तो मछली यहाँ पर एक फ़िश इन्होंने रख दी। अब ये बॉक्स इस तरीके का था कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर इस चीज़ को, ये एक लीवर था। ठीक है, और अगर बिल्ली इस लीवर पर पैर दबाएगी तो ये गेट क्या होता था, शटर फॉर्म में था, ये खुल जाता, ऊपर जाता ये ऐसा, और ये डोर खुल जाता। तो इन्होंने क्या करा, जब खाना बिल्ली के सामने रख दिया, यहाँ पर बिल्ली भूखी थी, है ना, उसको एक ड्राइव मिला। किस चीज़ से? उसको भूख से ड्राइव मिला कि मेरे को खाना खाना है। सामने उसको एक रिवॉर्ड रखा हुआ था। यहाँ पर कुछ शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, इन पर गौर करिएगा। ड्राइव थी, वो चालक था जिसने बिल्ली को प्रेरित करा कि हाँ मुझे कुछ उछल कूद करनी पड़ेगी तभी ये मछली मैं खा पाऊँगा। वो ड्राइव क्या था? वो भूख थी। और सामने जो मछली रखी थी वो रिवॉर्ड था। ठीक है, या सीधी सी मैं बात बोलूँ कि ये जो मछली रखी हुई थी ये एक उद्दीपक का काम कर रही थी। ठीक है, ये एक स्टिमुलस का कार्य कर रही थी, जिसके कारण बिल्ली मूवमेंट कर रही थी, और बिल्ली के मूवमेंट क्या थे? रिस्पॉन्सेस थे। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब पहली बार करा तो बिल्ली ने कुछ देर बाद इधर उधर पैर रखने के बाद इस बटन पर पैर रख दिया, इस वाले, और ये दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने मछली खा ली। ठीक है, दूसरी बार भी इस प्रयोग को करा गया, तीसरी बार करा गया, चौथी बार करा। कई बार इस प्रयोग को करने के बाद क्या हुआ कि बिल्ली डायरेक्ट इस लीवर पर पैर रखती, बॉक्स को खोलती और मछली को आकर खा लेती। तो इस केस में यहाँ पर जो फिश है ये एक स्टिमुलस है, या जो फूड था वो एक स्टिमुलस का कार्य कर रहा था, और बिल्ली के जो मूवमेंट थे वो रिस्पॉन्सेस थे। बिल्ली के मूवमेंट को ही रिस्पॉन्स कहा गया है। और चूंकि यहाँ पर सीधा सीधा कनेक्शन दिखाया गया है स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस को किस तरीके से यूज़ करके बिल्ली ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी, इसीलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी या एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। अब इस थ्योरी में अगर पूछने वाले क्वेश्चन की बात करें कि थॉर्नडाइक जी के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहला यही होता है कि उन्होंने किस जानवर को प्रयोग करा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली के सामने क्या उत्प्रेरक था, तो वो था मछली या खाना। इसके बाद इसमें जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, तो उन्होंने बताएंगे कैट के मूवमेंट थे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को, प्रयास और भूल थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किसने इस थ्योरी का प्रतिपादन करा? थॉर्नडाइक जी ने इस थ्योरी का प्रतिपादन करा। अब थॉर्नडाइक जी ने जब इस थ्योरी को बनाया, इसके साथ इन्होंने सीखने के कुछ नियम भी बनाए, जिन्हें लॉ ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, और एक तरीके से इसके रिजल्ट्स के फॉर्म में उन्होंने उसको सामने रखा। कई लोगों ने और भी जो एक्सपेरिमेंट करे थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग बनाने के लिए या लर्निंग की थ्योरी देने के लिए, उनके रिजल्ट भी कहीं ना कहीं मैच खाते थे। तो मेनली थॉर्नडाइक जी ने जो दिए थे वो 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और लॉ ऑफ इफेक्ट। इनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, और बाकी जितने भी नियम हैं वो सेकेंडरी नियम कहलाते हैं। ये 3 प्राइमरी नियम कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, या जिसको बोलेंगे तत्परता का नियम। तो ये एक सिंपल नियम है कि प्रशिक्षु अगर अनिच्छुक है या अनिच्छुक है कुछ सीखने के लिए तो उसे सिखाया नहीं जा सकता। हिंदी में से तत्परता या प्रस्तुतता का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि अगर प्रशिक्षु सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे नहीं सिखाया जा सकता। तो प्रशिक्षक को क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि भाई प्रशिक्षु सीखने के लिए तैयार करें, उसे मोटिवेशन देना पड़ेगा, उसे कोई रिवॉर्ड का लालच देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, उसकी उस चीज़ में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, उसकी रुचि को जागृत करना पड़ेगा। जैसे कि अपने एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक जी ने क्या करा था, बिल्ली के सामने मछली रखा था, उसको भूख तो लग रही थी लेकिन वो पिंजरे से बाहर क्यों आता अगर उसे खाना नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था इससे उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस को प्रूफ करा। दूसरा होता है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे कहा जाता है
अभ्यास का नियम या पुनरावृत्ति का नियम। तो इन्होंने बताया कि किसी विशेष प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएंगे तो एक आदत बन जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो उसमें से गलतियों को लगातार हम रेक्टिफाई करते जाएं। जैसा कि बिल्ली कर रही थी, बार बार करने के बाद जब एक बार उसका पैर लीवर पर दबा, दूसरी बार कम प्रयासों में, तीसरी बार और कम प्रयासों में, और एक बार ये जाकर एक आदत सी बन गई कि बिल्ली सीधा लीवर पर पैर दबाती, बाहर आती और मछली को खा जाती। ठीक है, तो अगर ये एक इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है लर्निंग में कि अगर आप गलतियों को नहीं हटाएंगे या गलत चीज़ों के साथ प्रशिक्षु को सिखाते जाएंगे तो वो क्या करेगा, उन गलतियों को सीखता जाएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी को करते टाइम इस चीज़ का ध्यान बरतना है कि गलत चीज़ के अभ्यास से उसे बचाना है। ठीक है, तीसरा होता है प्रभाव का नियम या जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, इसको संतुष्टि और संतोष या सुख के नियम के रूप में भी जाना जाता है, दर्द भी बोल सकते हैं, जाना जाएगा। इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी लर्निंग जो हमको सीखने में कोई रिवॉर्ड देती है, जिसको सीखने में हमको मज़ा आता है, जिसको सीखने में हमको संतोष प्राप्त होता है, उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। और वो लर्निंग या वो थ्योरी जिसको सीखने में कुछ हमको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वो हम भूल जाते हैं या उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये तीन थे मुख्य नियम। जैसे इस केस में जो लॉ ऑफ इफेक्ट की मैं बताना भूल गया आपको कि बिल्ली को रिवॉर्ड मिला था, तो बिल्ली के लिए वो प्रभाव का काम कर रहा था कि बिल्ली को कुछ इनाम मिला, बिल्ली को कुछ खाने के लिए मिला, तो वो बिल्ली के लिए प्रभाव का काम किया। और अगली बार बिल्ली ने मछली को खाने के लालच में फिर से उस बटन को दबाया। तो ये तीन जो थे इसको बोलते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। और इसके अलावा कुछ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे जिसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद था लॉ ऑफ पर्पस। लॉ ऑफ पर्पस को बोला जाता है उद्देश्य का नियम। ये बोलता है कि हम हर चीज़ से नहीं सीखेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, जिसका हमारे लिए तत्काल उपयोग होगा कई बार हम उससे भी सीख सकते हैं। तो उद्देश्य बहुत ही बड़ा कारक होता है। बिल्ली को हम और कुछ भी दे सकते थे वहाँ से खाने के लिए कि आप इस पिंजरे से बाहर आओ, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ पर उस मछली ने काम करा, तभी उसने सीखने की कोशिश करी, नहीं तो नहीं करते। तो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो कई बार आपको उद्देश्य को मॉडिफाई करना पड़ता है स्टूडेंट को सिखाने के लिए, है ना, जो उसको बताना पड़ता है बच्चे को कि आपके लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकता है, तभी ये बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा अधिगम सफल होगा। तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ पर्पस। इसके बाद होता है लॉ ऑफ मल्टीपल लर्निंग, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है एकाधिक सीखने का नियम। तो सीखना क्या एक विशेष निश्चित क्षेत्र तक आजकल सीमित नहीं रह गया है। एक पाठ को जब आप पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो उसके कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, कई सारी सीखना उसमें हो सकता है जिसे सीखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि फाइलिंग प्रोसेस कैसे करी जाती है, तो वहाँ पर उसे आपने बताना पड़ेगा कि इसके साथ सेफ्टी प्रोसेस क्या है, टूल्स और इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, उनका किस तरीके से उसकी हाउसकीपिंग करी जाएगी। तो इसके साथ कई सारी दूसरी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। तो आजकल लॉ ऑफ मल्टीपल लर्निंग प्रचलन में है और ये हमारे लर्निंग की प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाते हैं। जैसा कि इस केस में बिल्ली के केस में हुआ था कि उसे पता चल रहा था कि उसके हाथ पैरों के मूवमेंट करने के कारण पिंजरे के किस हिस्से में उसको कहाँ पर दबाना है, कहाँ से निकलना है, ये सारी चीज़ें वो समझ गई थी। अगर वो मल्टीपल मूवमेंट नहीं करती तो उसे नहीं पता चलता कि किस तरीके से मछली खाने के लिए उस लीवर पे पैर दबाना है। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल लर्निंग। इसके बाद जो अगला नियम होता है वो होता है लॉ ऑफ एसोसिएशन, जिसे कहा जाता है साहचर्य का नियम या एसोसिएशन का नियम। साहचर्य का नियम कुछ खास नहीं है, सिंपल बात करता है कि हम उस चीज़ को सीखेंगे जो कि नई है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए सीखना, रादर देन अगर हमने कुछ उसके बारे में पढ़ा हुआ है या जाना हुआ है। तो चीज़ों को इस तरीके से जोड़कर सिखाया जाना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कि बिल्ली का पहला अटैम्प्ट था, उसमें उसे बहुत टाइम लगा उस पिंजरे से बाहर निकलने में, लेकिन जब दूसरी बार उसे, तीसरी बार उसे उसी प्रोसेस में डाला गया तो धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लग गया था कि मैं इस प्रोसेस में हूँ। और तभी उसने अपने जो कि जो कि अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट थे वो कम होते गए और धीरे धीरे वो एक ही बार में उस पिंजरे से बाहर निकलने लगी। तो अगर हम भी अपनी लर्निंग में ऐसा ही करेंगे, स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखाएंगे जिनका कि पिछली चीज़ों से कोई कनेक्शन है, तो अधिगम बहुत प्रभावी होगा। इसे लॉ ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। इसके बाद होता है लॉ ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब लॉ ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन को हिंदी में बोला जाता है सक्रिय भागीदारी का नियम। इसका अर्थ ये है कि आपकी सक्रिय भागीदारी से मतलब ये होगा कि आपके जितने भी संवेदी अंग हैं, जो कि ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, अगर वो सभी आपकी अधिगम में एक साथ काम करें तो एक बेहतर ऑब्जर्वेशन बनेगा, हम एक बेहतर रिटेंशन बना पाएंगे और हम एक बेहतर लर्निंग बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर सारी इंद्रियों को आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो
आपका सीखना प्रभावी होगा। अगर मैं थॉर्नडाइक जी के एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात करूं तो बिल्ली को अपने आँखों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, सोचना, माइंड की ये सारी चीज़ों को उसने रखा, याद रखा कि कहाँ पर उसने पैर रखा था पहले, कहाँ पर नहीं रखा था। तो उसने अपनी सारी सेंसेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, तभी वो उस बॉक्स से बाहर निकल आ पाई थी। ठीक है। और इसके बाद कहते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन, मतलब आत्मसात करने का सिद्धांत। आत्मसात करने का नियम या आत्मसात करने का सिद्धांत ये बोलता है कि सीखना जो आत्मसात किया है, मतलब आत्मा में आपने उतार लिया, उसे बहुत ही ज़्यादा गहराई में लिया है, उसको अच्छे से चिंतन करा है, वो बहुत प्रभावी हो जाता है। जैसे कि बिल्ली के लिए प्रभावी क्या था, बिल्ली के लिए उस लीवर को पे पैर दबाकर मछली को प्राप्त करना, ये उसका टारगेट था। और उसने जब वो मूवमेंट हुआ होगा, उसको ये मूवमेंट याद रहा होगा, वो बहुत प्रभावी बना होगा, उसको उसने अंदर उतार लिया होगा, तभी अगली बार वो उसे करने में सफल हो पाई। और धीरे 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 जो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट थे वो कम होते गए। तो इसे कहा क्या, इस जो प्रोसेस को से जो लर्निंग मिली उसको कहा लॉ ऑफ एसिमिलेशन या आत्मसात करने का नियम। तो अगर हम जो प्रशिक्षु हैं हमारे, उनको भी ये हम इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको अंदर से पढ़िए, उसे आत्मसात करिए, उस पे समझिए, उस पे चिंतन करिए, तो अधिगम बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो ये कुछ सीखने के नियम थे, अधिगम के नियम थे, जिन्हें इन थ्योरी के बेस पे थॉर्नडाइक जी ने दिया था। और कई दूसरे लोगों ने भी जो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, वो कहीं ना कहीं इन थ्योरी को सपोर्ट करते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पावलोव जी के एक्सपेरिमेंट में, तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी वहाँ पर बिल्कुल आता है कि प्रभावी रहता है वहाँ पर लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, वहाँ पर भी इफ़ेक्ट था, वहाँ पर कि घंटी का इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण लार टपकना शुरू हो जाती है। तो ये जो खाने का प्रभाव था वो इतना ज़्यादा था कि घंटी के कारण भी ये एक कंडीशन रिस्पॉन्स बना। तो इस तरीके से इन लर्निंग का कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है। और आगे भी जब हम जो सेकंड पार्ट में जो थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो लॉज हैं वो किस तरीके से उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो आई होप ये लॉज और ये दोनों थ्योरीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इनको देखिए, अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर इन थ्योरी से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।